हेलो बच्चों, मैं रीता चौहान एक बार फिर आपके साथ। आज हम करेंगे 7th क्लास की सिविक्स बुक का चैप्टर 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका पार्ट 2। इसमें लास्ट टाइम हमने कंपेयर किया था पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटीज़ को एक हामिद शेख की कहानी के जरिए। अब हमारा जो सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है वो भी एक स्टोरी से ही हो रहा है जिसका नाम है एक इलाज का खर्च। इसमें अमन और रंजन दो अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। रंजन का परिवार साधन संपन्न है यानी कि अमीर है, और जबकि जो अमन है उसके माता पिता जैसे तैसे गुजारा चलाते हैं, मतलब कि वो एक गरीब श्रेणी में ही आता है। दोनों को वायरल फीवर हो जाता है और वो दोनों हॉस्पिटल्स में जाते हैं, बट वो दोनों अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाते हैं। जो रंजन है वो अच्छे घर से है, उसके पास पैसा है, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, और जो अमन है वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है। उसके बाद जब वो लोग मिलते हैं तो दोनों अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो रंजन कहता है कि मेरा हॉस्पिटल तो एकदम 5 स्टार होटल की तरह था, बड़े अच्छे डॉक्टर थे, नर्सिस थे, और सब मुझसे बड़े अच्छे से बात कर रहे थे, और मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं किसी हॉस्पिटल में हूँ। तभी अमन कहता है कि हॉस्पिटल तो मेरा भी ठीक ठाक ही था, लेकिन मुझे वहाँ पे पहले डॉक्टर को दिखाने के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ा। उसके बाद फिर मुझे डॉक्टर ने जो टेस्ट बोले उन टेस्ट को कराने के लिए लाइन में लगना पड़ा। फिर दोबारा से टेस्ट रिपोर्ट्स लेकर डॉक्टर के पास जाना पड़ा, फिर लाइन में लगना पड़ा, और फिर डॉक्टर ने बोला कि घबराने की कोई बात नहीं है और ये सिंपल एक वायरल फीवर है। तो लास्ट में दोनों बोलते हैं, जो ये होता है रंजन जो अमीर लड़का होता है वो कहता है कि मेरा अस्पताल था तो बहुत बढ़िया, पर उन्होंने मुझे ज़्यादा दवाइयाँ दे दी और मेरे इलाज में ज़्यादा खर्च हो गया। जबकि अमन कहता है कि अच्छा, मेरे इलाज में तो बहुत ज़्यादा खर्च नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं कि सेम बीमारी थी, दवाइयाँ भी लगभग सेम ही दी जानी चाहिए थी, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में दवाइयाँ थोड़ी ज़्यादा दी गई और उसका खर्च भी ऑब्वियसली उससे ज़्यादा ही होता। तो दोनों में हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे आज सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों का इलाज करते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां प्राय एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल भी होते हैं। इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, यानी कि जो लोग टैक्स देते हैं उसके रिटर्न में ही हम लोगों को ये फैसिलिटीज मिलती हैं, और इसी रिटर्न में जो हमें मिलता है इसी की वजह से जो स्वास्थ्य सेवाएं सरकार दे रही है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, वो निःशुल्क हैं या फिर बहुत कम कीमत होती है उनकी, जिससे गरीब से गरीब लोग भी उसको अफोर्ड कर सके और अपना ट्रीटमेंट करा सके। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, ये जो बीमारियां होती हैं उनको रोकने के लिए भी अभियान चलाती हैं, उसमें भी अपना जो है योगदान देती हैं, जैसे कि टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को भी फैलने से रोकने से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स होते हैं, ये सार्वजनिक जो सेवाएं हैं इन्हीं के थ्रू किए जाते हैं। उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलर व घर की छतों पर पानी इकट्ठा ना होने दें। यहाँ पर बात आती है कि सिर्फ सरकार ही सारे काम करे, ये तो पॉसिबल नहीं है, आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। जैसे कि सीजन होता है डेंगू और चिकनगुनिया जो बीमारी है बहुत ज़्यादा फैल जाती है ये रेनी सीजन के बाद में, तो उस समय लोगों को क्या करना चाहिए कि अपने जो घर की छतें होती है या कूलर हैं वहाँ पे कभी भी पानी ना इकट्ठा होने दें। अगर पानी नहीं इकट्ठा होने देंगे तो काफ़ी हद तक इस बीमारी को रोका जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स है, जो प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटीज़ है उनके बारे में। जैसा कि इनके नाम से ही ज्ञात होता है कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता है, यानी कि गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होती है, प्राइवेट जो है उन्हीं हाथों में होती है। तो इसीलिए क्या है, ये अपनी मनमानी भी चलाते हैं।
ये अपने मन से ही ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ पेशेंट को देते हैं, जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो और उनकी कंपनियां अच्छे से चले। स्वास्थ्य सेवा और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? तो इसका आंसर तो यही होगा कि आप भी सब जानते हैं कि सभी के लिए तो सेम नहीं है। हमारी पॉपुलेशन एक तो इतनी ज़्यादा है कि सब तक सेवाएं पहुंच भी नहीं रही हैं, लेकिन फिर भी सरकार इस तरह के कदम उठा रही है कि गांव, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या गरीब लोग हैं, उन तक ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ पहुंचाई जा सके। ऐसा ही एक फैसिलिटी आप देखेंगे, जन औषधि मेडिकल स्टोर्स, दाम कम दवाई उत्तम। जन औषधि मेडिकल स्टोर्स इज a chain of medical stores initiated by the central government to offer quality generic medicine at much lower prices। यहाँ पे सभी दवाइयों पे जो है अच्छा डिस्काउंट मिलता है, और कुछ दवाइयों पे तो अप टू 90% तक जो है आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये गरीब लोगों के लिए हैं जो ज़्यादा जो है दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, जो एक्सपेंसिव जो मेडिसिन होती है। अब बात करते हैं कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते हैं, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। कई बार जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, जो हमें लगते हैं कि ठीक ठाक हैं, कोई ज़्यादा गरीब नहीं है ना ज़्यादा अमीर है, लेकिन वो लोग भी कई बार दवाइयों का जो है खर्चा उठाने में सक्षम नहीं होते। उन्हें भी प्रॉब्लम होती है कि इतना पैसा नहीं होता है कि ज़्यादा वो दवाइयों पे, अपने ट्रीटमेंट पे खर्च कर सके। जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए या तो पैसे उधार लेते हैं या फिर अपनी संपत्ति तक बेच देते हैं। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना इन्हें खाना चाहिए। ये पेट तो भर लेते हैं, बट इनको ये अभी नॉलेज भी नहीं है, इतना ज्ञान भी नहीं है कि क्या हमारा जो है बैलेंस डाइट होनी चाहिए, संतुलित आहार जिसको बोलते हैं, कि एक तो खाना साफ तरीके से बने, उसमें सारे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स मिलें। तो इस तरफ ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि उनको ज़्यादा इससे रिलेटेड नॉलेज है भी नहीं। हम यहाँ पे दो पिक्चर्स देख रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में अक्सर एक जीप ही मरीजों के लिए चलता फिरता दवाखाना बन के आती है। ये भी सरकार की एक अच्छी पहल है कि अगर लोग मेडिकल फैसिलिटी के लिए बाहर नहीं आ सकते, दूर नहीं जा सकते, तो क्यों ना वो फैसिलिटी इस तरह से वैन के जरिए ही वहां तक पहुंचाई जाए। लेकिन ये भी अभी हम ये कहें कि सब जगह पॉसिबिलिटी है तो ऐसा नहीं है, कुछ जगह ऐसा नहीं हो रहा है। इसका आप दूसरा एग्जाम्पल आप नीचे देख सकते हैं कि इस गर्भवती औरत को योग्य डॉक्टर को दिखाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, वो कोशिश करती है कि अपना जो रजिस्ट्रेशन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा पास में ही हॉस्पिटल जो वहाँ पे कराती है, क्योंकि लेबर पेन के टाइम कुछ भी क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है, तो जल्दी से जल्दी वो हॉस्पिटल पहुँच सके। इस लेडी को तो रूटीन चेकअप कराने के लिए इतनी दूर जाना पड़ रहा है। अगर लेबर पेन होते तो, और कुछ इस तरह की कोई कंडीशन बनती है, तो ये कैसे जो है इसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सकता है। तो इस क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं या सरकार क्या कर सकती है कि सभी को जो है समान मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हो। तो इसके लिए हमारे पास दो एक्सपीरियंसेस हैं। नंबर 1 है केरल का अनुभव। 1996 में केरल सरकार ने राज्य के कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। हालांकि इसके बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी ही रही, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, डॉक्टरों का ना होना। पर ना कुछ से कुछ सही है। इसके अलावा एक है कोस्टारिया का तरीका। कोस्टारिया को मध्य अमेरिका का सबसे स्वच्छ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टारिया ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। कोस्टारिया की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है, और इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है।
स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। तो ये तो है कोस्टारिका की बात, लेकिन अब हम बात करते हैं कि हमारा देश जो भारत है, वहाँ पर ऐसा क्या किया जाए जो हम अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ को जो है बेस्ट बना सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सके। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि पॉपुलेशन कंट्रोल, क्योंकि हम कितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज़ दे दें, सरकार कितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा दे, अगर पॉपुलेशन इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो सभी कम रह जाएंगी, किसी को भी वो पूरी तरह से नहीं मिल पाएगी। दूसरा है कि आप सब जानते हैं, आपने इसमें पढ़ा है कि जो हम टैक्सेस पे करते हैं उसी से रिटर्न में हमें ये सब सुविधाएं मिल रही हैं, तो सभी लोग जो है ईमानदारी से अपना टैक्स पे करें। अब जो कोस्टेरिया ने किया है कि सेना नहीं रखी है, तो वो तो भारत जैसे देश के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो पाकिस्तान और चीन जैसे देश हैं, तो हम ये तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि लोगों को जागरूक बनाएं, क्योंकि कितनी ही बीमारियां ऐसी हैं जो अज्ञानता से फैलती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, या सरकार को क्या करना होगा कि जो बच्चे अभी स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं उनको और उनके जो हैं पेरेंट्स, जो अभिभावक हैं, उन दोनों को ही जागरूकता अभियान का हिस्सा बनाया जाए, जिसमें बीमारियों से लड़ने की, बीमारियों को दूर रखने की, बैलेंस डाइट के बारे में ये सब नॉलेज उनको दी जाए, और जिससे जो है उनका भविष्य बेहतर हो। विशेषकर ये जो अभियान है ग्रामीण क्षेत्रों में जरूर चलाए जाने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इससे रिलेटेड जो अज्ञानता है बीमारियों से को लेके वो ज़्यादा है, और इसी वजह से वहाँ पे बीमारियाँ ज़्यादा पनपती हैं। तो साफ सफाई रखी जाए, अपने शरीर की भी, अपने घर की भी, अपने आसपास की भी और अपने देश की भी। तो इस तरह से सबको मिलके इन बीमारियों से निजात मिल सकती है। तो ये कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर 2, द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसी के पार्ट 3 में, जिसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।